हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल आरवी प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ और बायो से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो आज हम क्लास 12th के फिजिक्स में विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर से टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण को देखेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एग्ज़ाम के दृष्टि से भी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटे में इसको EMI कहते हैं। EMI, E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंडक्शन। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का संबंध किसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन से है। जैसे अगर हम एक सर्कुलर लूप लें इस तरह से, तो इस सर्कुलर लूप से घिरा हुआ पृष्ठ होगा इस तरह से, और पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो इसी चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है तो जो भौतिक घटना होती है उसी को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के रूप में जानते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा बन के आती है कि यदि किसी परिपथ के तल से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और ये घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कही जाती है। और यदि परिपथ कंप्लीट हो, परिपथ पूरा हो, तो उसमें एक धारा बहने लगती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। तो छोटा सा परिभाषा हम अगर लिखें तो लिखेंगे कि यदि किसी परिपथ के तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यदि यह परिपथ बंद हो, कंप्लीट हो, तो इसमें एक धारा बहने लगती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, यदि परिपथ पूर्ण हो तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो ये हमारा हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा कि यदि किसी परिपथ के तल से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और यदि परिपथ पूर्ण हो, कंप्लीट हो, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, इसे क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड EMF, और प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। दो बातें हुई, प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड EMF और दूसरा प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। और इसी में और नियम बन के आता है जिसको कहते हैं लेंज का नियम। तो इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित लेंज का नियम है कि यदि किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वो चुंबकीय फ्लक्स में हुए परिवर्तन का विरोध करती है। तो लेंज का नियम क्या बन के आता है, लेंज का नियम इसमें लिखा गया कि यदि बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो तो इस विद्युत वाहक बल एवं धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये हो गया हमारा लेंज का नियम कि यदि बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा उत्पन्न होता है तो इस विद्युत वाहक बल अथवा धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि ये फ्लक्स में हुए परिवर्तन का विरोध करती है। तो ये हमारा हो गया लेंज का नियम। अब आगे हम देखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किस प्रकार से होता है और
प्रेरित धारा की दिशा किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। पृष्ठ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के फार्मूलों को हमने देखा था। उसमें देखा था कि चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर बी क्या था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण था। ए उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है जिससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, और थीटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित वेक्टर बी और उस पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर ए के बीच का कोण है। तो चुंबकीय फ्लक्स में हमारे पास बी है, ए है और थीटा है। इन तीनों में परिवर्तन करके हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसके विषय में हम विचार करेंगे। तो पहले तो हम थीटा में परिवर्तन को देखते हैं। जैसे ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा हम इस चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से दिखाए हैं। तो यहाँ पर एक बंद परिपथ है इस तरह से, जो हरे कलर का है, एक तरह से बंद परिपथ है, और बंद परिपथ को हम इस तरह से लगाए हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से हम दिखा रहे हैं, और इस बंद परिपथ से संबंधित जो पृष्ठ है ये, इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या हो जाएगी, इस पृष्ठ पर हम लंब इस तरह से खींचेंगे। तो ये इस पृष्ठ लगा दिए और इस पर लंब हम इस तरह से दिख लिए। तो ये हमारा एरिया वेक्टर का दिशा हो गया, एरिया वेक्टर का दिशा हो गया ये, और बी की दिशा भी यही है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर, वेक्टर ए और बी की दिशा के बीच 0 डिग्री का कोण है। अब आगे हम अगर इसी बंद परिपथ को इस तरह से कर दें, अगर इस तरह से कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ पर बी की दिशा ये है और ए की दिशा ऊपर की ओर है। तो बी और ए के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो इस पहले स्थिति में थीटा का मान 0 है और दूसरे स्थिति में थीटा का मान 90 डिग्री है। अब तीसरे स्थिति में देखते हैं, ये हमारा जो बंद परिपथ है उससे संबंधित पृष्ठ ये है, और कुछ इस तरह से हमने रखा है इसको। तो इस पृष्ठ से संबंधित क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इस पर लंबवत नीचे की ओर होगी। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हो गई, और ये क्या है, बी की दिशा है। इन दोनों के बीच का कोण ये थीटा है। तो यहाँ पर कोण थीटा कुछ है, मान लेते हैं थीटा इक्वल टू थीटा डैश है। तो यहाँ पर थीटा डैश हो गया, यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो φ1 पहले के लिए क्या हो जाएगा, बी इंटू ए इंटू कॉस 0 का मान क्या हो गया, बी ए। चुंबकीय फ्लक्स बी ए हो गया। और दूसरी स्थिति में φ2 इक्वल टू करें तो क्या करेंगे, बी अपनी जगह रहेगा, ए अपनी जगह रहेगा, लेकिन cos 90 हो जाएगा, और cos 90 का मान 0 होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तीसरी स्थिति में क्या करेंगे, φ3 इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा डैश, cos थीटा डैश। तो अलग अलग स्थितियों में जो फाई का मान है अलग अलग है। यहाँ पर फाई का मान बी ए है, φ1 इक्वल टू बी ए, यहाँ पर φ2 इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर φ3 इक्वल टू क्या है, बी ए कॉस थीटा डैश। तो इस बंद लूप या कह लें बंद परिपथ से संबंधित पृष्ठ के अलग अलग स्थितियों में, ये स्थिति ये है तो यहाँ पर φ1 का मान बी ए है, यहाँ पर φ2 का मान 0 है, और यहाँ पर φ3 का मान बी ए कॉस फाई डैश है। तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स अलग अलग है, जैसे जैसे एंगल बदल रहा है वैसे वैसे फ्लक्स का मान बदल रहा है। यानी यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच जो कोण है उस कोण में परिवर्तन के कारण हो रहा है। दूसरी स्थिति हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो बंद परिपथ है, ये जो बंद परिपथ है इसका क्षेत्रफल A1 है और इसका दिशा B की दिशा में है। क्षेत्रफल वेक्टर के लिए क्षेत्रफल A1 है और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा B की दिशा में है। यहाँ पर देखें तो क्षेत्रफल वेक्टर के लिए क्षेत्रफल कम हो गया, इसको हम A2 लिख दें, कम है, और दिशा वही है B की दिशा में। और तीसरा देखें तो और भी क्षेत्रफल कम है और दिशा वही B की दिशा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रत्येक बंद लूप से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है
पहले के लिए BA1 cos 0 या कह लें BA1। दूसरे के लिए है, इसको हम phi1 लिखते हैं। दूसरे के लिए है phi2 इक्वल टू B अपनी जगह है A2 है cos 0, तो यहाँ पर हो जाएगा BA2। और तीसरी स्थिति में है phi3 इक्वल टू BA3 cos 0 या कह लें BA3। तो तीनों स्थितियों में हम देख रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स का मान अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि इस बंद परिपथ से संबंधित जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल अलग अलग है। इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो फ्लक्स phi1 सबसे ज़्यादा, इसका क्षेत्रफल कम है तो फ्लक्स phi2 उससे कम है, और phi3 जिसमें क्षेत्रफल सबसे कम है तो चुंबकीय फ्लक्स सबसे कम है। यानी यहाँ पर भी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हर बंद लूप के तल का क्षेत्रफल अलग अलग होने के कारण। तीसरी स्थिति आती है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके हम फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं। जैसे यहाँ पर एक रॉड मैग्नेट हमने लिया है जिसका नॉर्थ पोल है ये और साउथ पोल ये है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए अगर चुंबकीय बल रेखाएं चलती है तो नॉर्थ पोल से होते हुए इस तरह से साउथ पोल पर आकर के मिलती है। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दिखाती हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा है और यहाँ पर एक बंद लूप है, तो इस बंद लूप से देखिए केवल 3 रेखाएं गुजर रही हैं। यानी अगर 3 रेखाएं गुजर रही है तो इस बंद लूप से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स phi1 होगा वो कम होगा। और यहाँ पर अगर देखें तो इस मैग्नेट को इस बंद परिपथ के नज़दीक ले आ रहे हैं और बंद परिपथ के नज़दीक ले आने पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में इस बंद लूप या बंद परिपथ से गुजरने वाला जो फ्लक्स phi2 होगा वो ज़्यादा होगा। तो इन दोनों स्थितियों में phi2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया? phi1 हो गया। इसका आशय यह है कि जब मैग्नेट को हम बंद परिपथ के से दूर रख रहे हैं तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जा रहा है और चुंबकीय फ्लक्स का मान कम हो रहा है। और जब इस रॉड मैग्नेट को लूप के करीब या बंद परिपथ के करीब ले जा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज़्यादा हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में phi2 का मान ज़्यादा हो रहा है। तो इन दोनों स्थितियों में phi2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया? phi1 हो गया। तो यहाँ से हम फिगर से देख रहे हैं कि एक स्थिति में B और A के बीच अलग अलग एंगल होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स अलग अलग है। दूसरी स्थिति में इस बंद परिपथ से संबंध जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसके कम होने के कारण या उसके अलग अलग होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स का मान अलग अलग है। और तीसरी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कम है क्योंकि 3 ही बल रेखाएं यहाँ पर है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के कम होने या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कम होने और अधिक होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन B में परिवर्तन के कारण होगा, A में परिवर्तन के कारण होगा और थीटा में परिवर्तन के कारण होगा। तो अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो बंद परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लेकिन ये प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होगा जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। अगर फ्लक्स में परिवर्तन रुक गया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। यानी समय के साथ लगातार अगर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो फ्लक्स में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन के कारण हो रहा हो, चाहे एरिया में परिवर्तन के कारण हो रहा हो, चाहे थीटा एंगल में परिवर्तन के कारण हो रहा है, किसी भी फैक्टर में परिवर्तन के कारण यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अन्यथा अगर फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो गया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के हमको निकालना है कि फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है, उसके हिसाब से प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा। तो अब हम देखेंगे कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका फ्लक्स में परिवर्तन के साथ क्या संबंध है। तो इसके लिए फैराडे ने अपना प्रथम नियम दिया है। वस्तुतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण को फैराडे ने ही खोजा था, इसीलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का प्रथम नियम यहाँ पर आता है। तो आइए देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे का प्रथम नियम क्या है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का प्रथम नियम,
वस्तुतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के प्रथम नियम में बताया गया है कि किसी बंद परिपथ से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन का दर बंद परिपथ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे कि किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर परिपथ के दोनों सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। अच्छा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम है कि यदि किसी बंद परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके कारण परिपथ के दो सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। तो क्या कि यदि डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो फ्लक्स में परिवर्तन का समय दर बराबर डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ठीक, और फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। निगेटिव चिन्ह लेंज के नियम की ओर संकेत करता है, यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में हुए परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये हमारा हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का प्रथम नियम। ये हमारा एक राड चुंबक है S और N। जब हम इस दंड चुंबक को इस बंद परिपथ की ओर ले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इस बंद परिपथ से गुजरने वाले फ्लक्स में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम नज़दीक ले जाएंगे इस तरह से तो इस बंद परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो गई, यानी इस बंद परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि हो गया। और जब बंद परिपथ से गुजरने वाले फ्लक्स में वृद्धि होगा तो इस बंद परिपथ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और ये प्रेरित वाहक बल इस प्रकार से होगा कि इसमें धारा ऐसा है कि इस यन के इधर जाने का क्या करे, ये विरोध करे। जब यन के इधर जाने का विरोध करेगा तो यह बंद लूप एक ऐसे चुंबकीय द्विध्रुव का काम करेगा जिसका इधर वाला तल N हो और इधर वाला क्या हो, S हो। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ यन क्रिएट होगा तो ये यन इधर की तरफ आएगा तो दंड चुंबक का ये यन क्या करेगा, विरोध करेगा, क्योंकि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जब इस यन ध्रुव को इसके करीब ले जाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस बंद परिपथ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और वो इस प्रकार से उत्पन्न होगा कि यहाँ पर यन बने ताकि इस यन के इधर आने का ये क्या करे, विरोध करे। और यहाँ पर यन कैसे बनेगा, यहाँ पर यन तब बनेगा जब इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज धारा बहेगी। तो इस लूप में कुछ इस तरह से धारा बहेगी, इस तरह से ये धारा ऐसे बह रही है, ऐसे चल रही है। तो यानी हम लेंज के नियम के आधार पर इस बंद परिपथ में धारा की दिशा को देख पा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा और धारा इस दिशा में इस तरह से चलने लगेगी। तो यहाँ से हम देख लिए कि यदि इस दंड चुंबक को इस बंद परिपथ के करीब ले जाते हैं तो धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगी ताकि ये यन बन जाए, ये यस बन जाए, और इस यन का ये यन क्या करे, विरोध करे। क्योंकि हम लेंज के नियम में पढ़े हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके गति का क्या करेगा, विरोध करेगा, क्योंकि गति के कारण ही फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो जब ये इधर आने के कारण परिवर्तन होता है, इसको ये क्या करेगा, इधर भगाएगा। इधर भगाने का मतलब ये यन ध्रुव होगा, ये यस ध्रुव होगा, और यन ध्रुव तभी होगा जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बहेगा। तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। दूसरा, यहाँ पर दंड चुंबक है, इस
बंद परिपथ के नज़दीक और इसको हम दूर ले जा रहे हैं। जब इसको हम दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स लाइनें जब ये दूर जाएगा तो यहाँ पर जैसे 5 फ्लक्स लाइनें हैं, अब ये दूर होने पर 3 हो जाएगी। तो फ्लक्स लाइन पहले 5 थी, दूर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगी। और फ्लक्स लाइन अगर 3 होगी तो चुंबकीय फ्लक्स कम होगा, और चुंबकीय फ्लक्स कम होगा तो कम होने का ये क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी इसके दूर जाने से चुंबकीय फ्लक्स कम हो रहा है तो इसको क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा। आकर्षित तब करेगा जब यहाँ पर S होगा और यहाँ पर N होगा। और यहाँ पर S कब होगा, जब इस बंद परिपथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा बहेगी। तो ये धारा किस डायरेक्शन में बहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर प्लस टर्मिनल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस टर्मिनल हो जाएगा और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा चलने लगेगी। तो यहाँ से हम धारा की दिशा क्या देख लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी किसी दंड चुंबक को बंद परिपथ के करीब ले जा रहे हैं तो धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगी, और बंद परिपथ से दूर ले जा रहे हैं तो धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगी। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं कि एक हमारे पास कुंडली है इस तरह से, और इसमें धारा इस दिशा में बह रही है, इस दिशा में, ठीक। और ये प्राइमरी है और इसी पर सेकेंडरी इस तरह से लपेटा गया है, तो इसी पर ये सेकेंडरी है इस तरह से, ठीक। अब जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा का मान 0 से बढ़ने लगता है, और धारा का मान 0 से बढ़ेगा तो इस दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, और इसके बढ़ रहे मान को क्या करेगा, कम करेगा। बढ़ रहे मान को कम करने का मतलब धारा इसमें क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगी। तो ये हमने प्राइमरी में धारा इस डायरेक्शन में चलाया, और प्रेरित धारा क्या होगी, उसके अपोजिट में चलेगी। क्यों, क्योंकि इसको ऑन करके हम धारा जब चला रहे हैं तो धारा का मान लगातार बढ़ने लगेगा। धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगी, वृद्धि होगी, और चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होने के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो इस बढ़ रहे धारा का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो धारा जब ये बढ़ रहा है तो इसमें धारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। अब इसी स्विच को ऑफ कर दी, स्विच को ऑफ करें तो धारा का मान कम होने लगेगा, और जब धारा का मान कम होगा तो ये धारा बढ़ाने का प्रयास करेगा, और कम होने को बढ़ाने का प्रयास करेगा तो धारा क्या होगा, इसी की डायरेक्शन में चलने लगेगी। तो स्विच ऑन करने पर द्वितीयक कुंडली में धारा अपोजिट दिशा में चलेगा, और स्विच ऑफ करने पर द्वितीयक में धारा उसी दिशा में चलेगा। तो इस तरह से हम प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में धारा की दिशा को देख सकते हैं, और यहाँ पर इस बंद परिपथ में धारा की दिशा को देख सकते हैं। यहाँ पर फैराडे के प्रथम नियम में हमने ये देखा कि E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये देखा। तब जब ये एक कुंडली हो, यहाँ जैसे एक बंद परिपथ में एक लूप है, इसी तरह से 2 लूप हो जाए, 3 लूप हो जाए, 4 लूप हो जाए, इस तरह हो जाए, तो एक लूप से फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई है। अगर ये n लूप हो तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, n इंटू डेल्टा फाई। यदि बंद परिपथ n लूपों वाला हो तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या हो जाएगा, n इंटू डेल्टा फाई। एक लूप में डेल्टा फाई, n लूप है तो n इंटू डेल्टा फाई, तो फ्लक्स में परिवर्तन का दर क्या हो जाएगा, n इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, और ये माइनस अपनी जगह लाएगा, ये हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अगर बंद परिपथ में n लूप है तो ऐसी स्थिति में प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस n इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होगा, और यदि बंद परिपथ में एक ही लूप है तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। यदि किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि परिपथ बंद हो, सर्किट कंप्लीट हो, तो उसमें एक धारा बनने लगती है जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना की खोज फैराडे ने की थी। दूसरा हमने देखा कि लेंज का नियम क्या है। लेंज के नियम में हमने बताया कि यदि किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तीसरा हमने देखा कि किस तरह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो सकता है। पहला तो चुंबकीय क्षेत्र B
और क्षेत्रफल वेक्टर ए के बीच जो कोण है उस कोण में परिवर्तन करके हम फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, परिपथ के लिए एरिया वेक्टर के परिमाण या कह ले बंद परिपथ से संबद्ध जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में परिवर्तन करके हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। और तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान में परिवर्तन करके भी हम फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। और लेंज के नियम के अनुसार इस बंद परिपथ में धारा की दिशा क्या होगी उसको देख सकते हैं। और आगे प्राथमिक कुंडली में यदि धारा में परिवर्तन हो रहा है तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसमें धारा उत्पन्न होगी। तो जब प्राथमिक कुंडली में धारा में वृद्धि होती है तो द्वितीय कुंडली में धारा उसके अपोजिट दिशा में चलता है, और जब प्राथमिक कुंडली में धारा में कमी होती है तो द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली की दिशा में ही धारा चलने लगता है। तो इस प्रकार से हम कुंडली में धारा की दिशा क्या होगी, एक लूप में धारा की दिशा क्या होगी, इसको हमने देखा। तो उम्मीद करते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, लेंज का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित पहला नियम और एक बंद परिपथ या फिर प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में धारा की दिशा क्या होगी, इन सब तथ्यों को आपने समझा होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आगे इस टॉपिक पर कुछ सवाल को हम देखेंगे, तो अगला वीडियो क्लिप अगले टॉपिक में होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।